Hello, dear students. Once again, welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, we are going to study the topic electrovalency of an atom from our chapter Chemical Bonding. So, let us start. फर्स्ट द कोर्स आउटकम कि ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आने वाला है। तो इस यूनिट में जो भी बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसके आधार पे आपको कैटालिसिस प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। लर्निंग आउटकम, आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कौन सी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट ऑक्टेट रूल, आप ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट बता पाएंगे। राइट द करेक्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको किसी एटम का इलेक्ट्रॉन का नंबर मतलब एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिख पाएंगे। एंड प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एटम, आप एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। लेट अस हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ प्रीवियस टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल जो है इसके हमें दो स्टेटमेंट पढ़ने हैं। ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? फॉर स्टेबिलिटी एन एटम रिक्वायर्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो एटम स्टेबल कहलाया जाएगा, और अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसे कहा जाएगा अनस्टेबल। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है सोडियम एटम। सोडियम एटम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 8 1। के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और एम ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए सोडियम एटम जो है वो अनस्टेबल रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर है 17, मतलब इसके पास है 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 8 7। के ऑर्बिट में 2, एल ऑर्बिट में 8 और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन एम ऑर्बिट में। तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये भी एटम रहेगा अनस्टेबल। देन तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है ऑर्गॉन एटम। इसके पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8, और जो कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये एटम रहेगा स्टेबल। तो ये हो गया है ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट नंबर 1, जो हमें ये बताता है कि किसी भी एटम के स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ऐसी है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एटम स्टेबल रहेगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल रहेगा। अब हम ऑक्टेट रूल का सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी समझते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? नो एटम कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कोई भी एटम की अगर वो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये है ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट नंबर 2। इसे भी एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम हमारे पास है पोटेशियम एटम, जिसके पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, तो जो कि हमें हर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी पता है, के एल एम एन
तो उस हिसाब से अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो वो रहेगा 2 8 9, क्योंकि k ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, l में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और m ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कौन से फॉर्मूले की मदद से? 2n², जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अगर हम हमारे विचार से सोचते हैं तो ये सही होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हम लिखेंगे तो वो गलत कहलाया जाएगा, वो रॉन्ग कहलाया जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर वो उसकी सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है वो एटम की, तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। और यहाँ तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, मतलब ये रॉन्ग हो गया है। तो फिर इसको सही कैसे करेंगे, उसका क्या सोल्यूशन है? तो ऐसे कंडीशन में ऑक्टेट रूल ये कहता है कि उस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है और 8 से बढ़कर ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है उसे हमको नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट करना है। इसीलिए जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो बन जाएगा 2 8 8 1, मतलब 9 में से एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिस्ट हो गया है और अब इसे कहा जाएगा करेक्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम एटम। इसके पास होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 8 10। कॉन्फ़िगरेशन हमारे हिसाब से होना चाहिए 2 8 10, लेकिन ऐसा अगर हम लिखेंगे तो वो रॉन्ग है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो फिर सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ पे हम रखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा करेक्ट वो रहेगा 2 8 8 2। तो आई होप कि अब इस ऑक्टेट रूल के माध्यम से हम किसी भी एटम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो एटम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इस ऑक्टेट रूल को रिमेंबर करने की, याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे ऑक्टेट जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे ऑक्ट वर्ड आया है और ऑक्ट का मीनिंग होता है 8। ऑक्ट इस वर्ड का मीनिंग होता है 8। तो आपको एक एनिमल के बारे में पता होगा जिसका नाम है ऑक्टोपस। अब ये जो ऑक्टोपस है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसे ऑक्टोपस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑक्ट का मतलब होता है 8 और पस का मतलब होता है पैर। तो इस एनिमल को 8 पैर होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑक्टोपस। तो हमारा ये जो ऑक्टेट रूल है उसमें भी ऑक्ट वर्ड आया है। तो ऑक्ट इज रिलेटेड टू विच नंबर? 8। मतलब अगर किसी एटम को स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी एटम के नहीं रह सकते हैं। ये हो गया ऑक्टेट रूल। देन आगे बढ़ते हैं। अब हमें हमारा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है वैलेंसी। अभी अभी हमने ऑक्टेट रूल में पढ़ा कि किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये तो हर किसी की टेंडेंसी होती है कि उसको स्टेबल होना है, फिर वो हम हो या आप हो या फिर एटम हो। तो अगर कोई एटम अनस्टेबल है तो उसे भी लगता है कि मुझे स्टेबल होना है। तो इसी से हमें वैलेंसी की डेफिनेशन समझेगी। डेफिनेशन इस तरह से है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट or gain or share by an atom for stability is called as valency। कोई एटम अगर स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब किसी को देता है, या फिर गेन करता है, मतलब किसी से लेता है, या फिर किसी के साथ शेयर करता है, तो उस नंबर को कहा जाता है उस एटम की वैलेंसी। ठीक है। देन अब ये वैलेंसी जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स इस तरह से हैं। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक को कहा जाता है कोवैलेंसी। ये डेफिनेशंस भी बहुत ही आसान है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन हम पहले समझते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब देता है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब लेता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। और दूसरी डेफिनेशन है कोवैलेंसी। तो डेफिनेशन ऐसी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी।
स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, उसे कहा जाता है कोवैलेंसी। ये जो कोवैलेंसी का कंसेप्ट है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में जब हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी, और हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल के द्वारा अब हम वो समझेंगे। अभी अभी डेफिनेशन से हमने समझा कि इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं। तो लेट अस टेक एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11, इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा अनस्टेबल। अब इसको भी लगेगा कि मुझे स्टेबल होना है। अब स्टेबल होने के लिए सोडियम एटम के पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, दो चॉइस है। अब वो कौन से? पहला चॉइस है कि सोडियम एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम 28। अगर सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, किसी को दे देता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28 और वो बन जाएगा स्टेबल। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि सोडियम एटम कैन गेन 7 इलेक्ट्रॉन टू बिकम्स 288। मतलब वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, गेन कर सकता है, तब उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288 और ऐसी कंडीशन में भी वो हो जाएगा स्टेबल। तो यहाँ पे सोडियम एटम अब विचार कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए या फिर कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपको अगर मैं टास्क देती हूँ कि एक जगह पे रखी हुई है 10 चेयर्स और दूसरी जगह पे रखी हुई है 2 चेयर्स, और मैंने आपको टास्क दिया या तो 10 चेयर वहाँ से इधर लेके आओ या फिर 2 चेयर्स उठा के वहाँ पे लेके जाओ, तो बताइए आप क्या प्रेफर करेंगे, 10 चेयर लाना या फिर 2 चेयर वहाँ पे जाके रखना? ऑब्वियसली हमारा आंसर रहेगा कि हम 10 चेयर लाने से अच्छा है कि 2 चेयर वहाँ पे जाके रखेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि 10 चेयर लाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू 2 चेयर रखने में। सेम, क्योंकि एनर्जी मैटर करती है। सेम कंसेप्ट एटम के लिए भी लागू होता है। अगर एटम, यहाँ पे सोडियम एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसको कम एनर्जी खर्च होगी, और अगर किसी से वो 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। तो सोडियम एटम यहाँ पे गेन करने से अच्छा प्रिफर करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। तो सोडियम एटम जो अनस्टेबल था वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जैसे ही उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28 और वो बन जाएगा स्टेबल। ठीक है, क्योंकि अब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इसने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी +1, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। और उस सोडियम एटम का नेचर हो जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि स्टेबल होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया है। अब हम ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे हमको चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर है 17, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये अनस्टेबल है। तो फिर इसके भी लगेगा कि स्टेबल होना है। अब इसके पास भी दो चॉइस है, या तो किसी को 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28 और बन जाएंगे स्टेबल, या फिर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288 और वो बन जाएगा स्टेबल। फिर से एनर्जी का कंसेप्ट लागू पड़ेगा। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन देता है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मैनेज करता है तो कम एनर्जी लगेगी। तो एटम हमेशा कम एनर्जी वाला ऑप्शन प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, वो बन जाएगा स्टेबल। और इसने स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी -1, और ये जो कि गेन करता है इसका नेचर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस कंसेप्ट से हमने ये समझा कि हम
इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर लूज़ करता है तो वो वैल्यू आएगी प्लस में और उसका नेचर रहेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और अगर स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी की वैल्यू आएगी माइनस में और उसका नेचर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन अब हम पढ़ते हैं समरी कि आज के लेक्चर से आपको क्या समझ में आया है। आज आप ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट बता सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट आपको पता चल गए हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये पता है, तो आप उसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं। और आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, वो भी यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देन प्रोग्राम आउटकम क्या है, तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपके दो प्रोग्राम आउटकम सेटिस्फाई होते हैं। एक तो आपको वैलेंसी इस टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है और साथ में ही ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, इसीलिए इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग पीओ भी हम सेटिस्फाई कह सकते हैं। देन अब बारी आती है असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट आपको ये बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना है। आपकी टास्क है कि आपको ऑक्टेट रूल के दोनों स्टेटमेंट लिखने हैं। उसके बाद राइट द करेक्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, साथ में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो भी बताए हुए हैं। तो इन सब का आपको करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सोडियम, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, और साथ में ही आपको प्रेडिक्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फॉलोइंग एटम में सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन एटम्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी प्रेडिक्ट करना है। देन आखिरी में मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ना है और आपको असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व करना है, और कोई भी क्वेरी आती है तो टीचर से आपको बिना हेजिटेशन के पूछना है और आपको सिस्टमैटिक एंड प्लान स्टडी करनी है। तो एट लास्ट डोंट वरी, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।